संगीत सरिता। नमस्कार मित्रों, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए हैं सुविख्यात सारंगी वादक पंडित रामनारायण से कब्बन मिर्जा की बातचीत। वर्ष 1986 में यह कार्यक्रम विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुआ था। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं। संगीत सरिता कार्यक्रम के श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में देश और विदेश में संगीत जगत के सुविख्यात सारंगी वादक पंडित रामनारायण जी पधारे हैं। हम अपनी और श्रोतागण की ओर से आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि बहुत पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं कि सारंगी का एक नाम सोहरंगी भी है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सोहरंगी नाम से मतलब है कि इसमें 100 रंग होते हैं जी। जैसे कि हमारे यहाँ कितनी प्रकार के संगीत हैं, ध्रुपद धम्मार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ये सब चीजें सारंगी पे बज सकती हैं। अच्छा। इसलिए विद्वान लोगों ने इसका नाम सोहरंगी बनाया था। कुछ लोगों ने इस साज में लोहे का तार इस्तेमाल किया है, जबकि इसकी जगह तांत का इस्तेमाल होता है। तो इसके बजाने या सुनने में लोहे की ध्वनि तो नहीं उत्पन्न होती? जी हाँ, बिल्कुल होती है। मैंने जब शुरू में 3-3 मिनट के रिकॉर्ड किए थे, उसमें मैंने लोहे का तार लगाया था। ये 50 की बात है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि मेटेलिक साउंड आती है, इसलिए मैंने तब से ये बंद कर दिया। लेकिन बुद्धू खान साहब शुरू से लेके लोहे का ही तार लगाते थे। सारंगी एक ऐसा वाद्य है जो कि गायक के साथ यानी गाने वाले के साथ अधिक इस्तेमाल हुआ, मगर इस वाद्य को आपने सोलो वाद्य की तरह प्रसिद्ध किया। तो इसमें आप गायकी और तंत्रकारी को अलग अलग किस तरह बरतते हैं? गबन भाई, ऐसा है कि मैंने पहले 7 गवियों का बहुत किया। लाहौर रेडियो से मैंने ये काम शुरू किया है 1944 से। अच्छा। और फिर मुझे ये फीलिंग हुई कि इस साज में तो बहुत और कुछ काम हो सकता है जी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पिछले 400 साल से इसकी हिस्ट्री जो है जी, वो यही रही है कि संगत का साज था। जी। और कुछ लोग इसको उसी नाम से जानते हैं, जैसे कि मुजरे का कोई गाना हो, गाने के लिए संगत की जरूरत पड़े। तो मैंने ये देखा कि इसमें तो बहुत और कुछ हो सकता है। तो 1954 से जी मैंने इसको सोलो का रूप दिया। और जो इसमें बजाने की बातें हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आलाप, जोड़, झाला, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्लग के बाजे हैं, जैसे सितार, सरोद उसमें होता है। तो मैं आलाप और जोड़ इसमें बजाता हूँ, और वो आलाप और जोड़ गाने से आया हुआ है। अच्छा। जो कि आप सुनते होंगे ध्रुपद धम्मार की गायकी में होता है। और ये जो दूसरे बाजे हैं, इनका आलाप जोड़ भी अलग ढंग से होता है। अच्छा। क्योंकि ये प्लग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें उनकी खूबियां जो बता सकते हैं वो आती है। लेकिन सारंगी में गायकी के हिसाब से मैं आलाप और जोड़ करता हूँ और झाला नहीं बजाता। जैसा कि लोग कहते हैं कि एक बो में 128 नोट या इससे अधिक नोट निकाले जा सकते हैं। क्या आरोह और अवरोह में निकलते रहे हैं या कि एक ही बो में? कैसे? एक ही बो में अगर स्पीड बहुत फास्ट हो तानों की जी, तो 128 और उससे भी ज्यादा सुर निकल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका गज जो है वो किस हिसाब से आप चलाते हैं। और फिर उन सुरों में बहुत साफ सफाई रहनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा जब टेक्निक होता है तभी ये काम होते हैं। हाँ, वैसे नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि गति जितनी तेज होगी जी हाँ, उसी के हिसाब से हाँ, और गति के साथ साथ स्पष्ट सुर जो हैं वो भी नजर आते रहने चाहिए। सुर में भी होना चाहिए। जी हाँ, इन्हें सुर बह न जाएं। जी हाँ, दाने अलग। जी हाँ। अच्छा। वैसे गाने बजाने की लाइन में घराने तो बहुत हैं, मगर आगरा, ग्वालियर, किराना और दिल्ली, ये 4 घराने जो हैं, आगरा लयकारी के हिसाब से, ग्वालियर एक स्वर की बढ़त से, किराना रागदारी और उसके मिजाज से, दिल्ली तानकारी में मशहूर हुआ जी। तो कहा जाता है कि एक सारंगी वादक के हाथ में ये चारों घराने होने चाहिए।
तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आप किससे प्रभावित हैं? ये 4 घराने तो बड़े मशहूर हैं, ये तो होने ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो सारंगी प्लेयर के हाथ में होना चाहिए। सोलो बजाने के लिए कुछ बातें होती है जिनका इन घरानों से कोई संबंध नहीं है। अच्छा अच्छा। और कभी ठुमरी जैसी चीज है, और ये तो यहाँ पर घराने मशहूर हैं। जहाँ मैंने शुरू किया अपना जीवन का कैरियर, वो जगह थी लाहौर। अच्छा। और उस वक्त वहाँ पर कुछ 20 गवैये थे। अच्छा। और सबका अपना अपना एक स्टाइल था जी। तो मैं उससे भी वाकिफ हूँ। तो 4 घराने तो हैं, और भी काफी घराने जिससे सारंगी प्लेयर का नॉलेज होना चाहिए सबके लिए। अभी अभी आपने बातों के दरमियान जी खान साहब बादल खां का जिक्र किया था। जी। तो खान साहब बादल खां, बुंदू खां, पंडित गोपाल मिश्रा जी, शकूर खान साहब, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छे लोग थे, मैंने उनको सबको सुना हुआ है। एक नाम आप भूल गए हैं, वो है बड़े गुलाम साबिर खान साहब। जी हाँ जी हाँ। तो ये भी बहुत अच्छे लोग हैं, और खास करके बुंदू खान साहब के लिए मेरी बहुत इज्जत है। मुझे गोपाल जी के बारे में भी, और ही सब लोगों के लिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे बड़े गुलाम साबिर खान साहब, जो दिल्ली रेडियो पे स्टाफ आर्टिस्ट थे, और 2 साल तक हम लोग साथ रहे वहाँ पर। मैंने उनमें बहुत खूबियाँ देखी जो दूसरे लोगों में कम पाई जाती है। आप फिल्म संगीत और कॉन्सर्ट दोनों ही जगह मशहूर हुए, यानी एक तरफ फिल्म संगीत और दूसरी ओर शास्त्रीय संगीत। तो आपने दोनों जगहों को कैसे संभाला? ये गब्बन भाई, फिल्म का जहाँ तक सवाल है, वो तो एक मजबूरी थी जिसके लिए मुझे बजाना पड़ा, क्योंकि मैं फाइट कर रहा था इस साज को सोलो बनाने के लिए। जी। तो मैंने एकम्पनीमेंट तो बंद कर दिया था। अच्छा। अब पैसे तो चाहिए थे। अच्छा। तो उसके लिए मुझे फिल्मों में कुछ रोज निकालना पड़ा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो कुछ बेदिली से मैंने फिल्मों में बजाया, अच्छा, वो भी अब कभी नहीं बजेगा। और वो तो इतना दिल से पसंद किया जाता है, जो आपकी बेदिली है वो लोगों का दिल बन गया है। अच्छा, आपने इस साज को आज जो एक मकाम, एक स्थान दिलाया है जी, इसके भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? साथ ही साथ विदेशों में भी आप पिछले 25-30 सालों से ये साज वहां के सुनने वालों के दरमियान सुनाते रहे हैं जी। तो वहां के सुनने वालों में आपने क्या खास बात महसूस की? गब्बन भाई, ऐसा है कि यूरोप और अमेरिका में गज के जो साज हैं, जो गज से बजाए जाते हैं, उनको क्लासिकल साज माना जाता है। अच्छा। जैसे कि चेलो, वायलिन, वियोला। अच्छा। तो कहीं न कहीं हमारी भी टेक्निक उनसे मिलती जुलती है। जब उन लोगों ने मुझे ये सुना, ये बाजा गज का साज जो एक ही है हमारे पास इंडिया में, तो वो लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो गए। उनकी समझने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें इंटरनेशनल होती है। ये जो भाषा है संगीत की, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये सभी समझते हैं इसको। और कहीं न कहीं, चाहे वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, इस कहीं न कहीं इसकी बातें मिलती है। जैसे कि हमारे क्लासिकल गाने में समाधि की अवस्था आ जाती है, इसी तरह से जो बड़े कंपोजर वहाँ के हुए हैं, उनका म्यूजिक भी सुनने से ऐसा ही लगता है कुछ भक्ति हो रही है। उस वक्त ये नहीं लगता कि आप डांस करने लगे हैं या सीटियाँ बजाएं या तालियां बजाएं। तो ये उस म्यूजिक की भी वही भावना और खूबियाँ होती है जो हमारे यहाँ की है। और वहाँ मुझे तकलीफ इसलिए नहीं हुई ये बाजा पॉपुलर करने में कि सब लोगों को थोड़ी बहुत संगीत की तालीम होती है। अच्छा, यानी वहाँ ये, जी हाँ, ये एसेंशियल है, स्कूलों से शुरू हो जाती है वो बात। और ख़ास करके वायलिन, चेलो वगैरह जो गज के साज हैं, उनकी वहाँ पर बड़ी रिस्पेक्ट होती है। जैसे यहूदी मेनन, पब्लो काजल्स और डेविड आइस्ट्रो, तो ये सब मैं इनसे मिला हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और काफ़ी डिस्कशन भी हुई है इसके बारे में कि गज का जो टेक्निक है, आपने कैसे इसको इन्वेंट किया है। तो इसलिए वहाँ मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई इसको पॉपुलर करने के लिए या सुनाने के लिए। और भविष्य तो इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी लोगों को सिखा रहा हूँ, ख़ास करके मेरी लड़की। अच्छा। अरुणा नारायण उसका नाम है, और वो कॉन्सर्ट बजाती है। अच्छा। तो भविष्य बहुत अच्छा है। अब काफ़ी लोगों को ये समझ आई कि इंस्ट्रूमेंट को बचाना चाहिए और रखना चाहिए, और मेरी भी पूरी कोशिश है। बहुत खूब। अच्छा पंडित जी, विविध भारती की ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे, तशरीफ लाए। नमस्कार। विविध भारती के खजाने से
अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात सारंगी वादक पंडित रामनारायण से कब्बर मिर्जा की बातचीत। अब सुनते हैं पंडित रामनारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग मधुवंती। सारंगी पर राग मधुवंती आप सुन रहे थे। कलाकार पंडित रामनारायण। इसके साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। नमस्कार। Sa